गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल द वॉइस ऑफ रौनक। और आज हम चैप्टर 7 क्लास 6 एनसीईआरटी का सीरीज का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम हिस्ट्री एट अ ग्लांस देखते हैं और आज हम चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले रोशन की कहानी दी हुई है, रोशन की कहानी रोशन जाने। हम आगे बढ़ते हैं और एट अ ग्लांस वाले जो सीरीज में पहली बार जुड़ रहे हैं तो यहाँ हम एनसीईआरटी के अंदर मौजूद तथ्यों कंसेप्टों का अध्ययन करते हैं, ना कि लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं। लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के लिए आप एनसीईआरटी खरीद कर या डाउनलोड कर कर खुद पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वो पॉइंट हाईलाइट करवाऊंगा जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल बनते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट आज का देखें। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो क्या है, टाइटल क्या है, फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर। तो किंगडम पिछले क्लासेस में आपने देखा, जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में देख ले। जनपद महाजनपद के बारे में था। वो सब क्या थे, वो सब आपके कहीं ना कहीं आपके किंगडम थे, है ना। लेकिन अब एम्पायर बन गया, डायनेस्टी बेस्ड रूल ज़्यादा फॉलो होने लगा। तो अब हम देखते तो अशोका के बारे में यहाँ कहानी दी हुई है। तो अशोका जो थे वो मौर्य एम्पायर के थे, मौर्य डायनेस्टी के थे। और इस मौर्य डायनेस्टी को आखिरकार किसने इस्टेब्लिश किया था? तो मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश तो आपके किया था चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने, है ना, लगभग आज से 2300 साल पूर्व। और चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया गया था चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। बहुत फेमस कहानी है, सभी लोग घर घर जन जन जानते हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। जी सर, ये तो बहुत ईजी है, सभी जानते हैं। मैं इससे जुड़े 3 तथ्य आपको बताऊंगा, बस वही 3 तथ्य आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, इसका नाम अर्थशास्त्र है तो आपको ये लगेगा कि इकोनॉमी की किताब है, लेकिन ये पॉलिटी की किताब है, ठीक है ना। स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। मतलब ये राजनीतिक की किताब ज़्यादा है। पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट पे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं, एक चीज़ मैंने बताया कि नाम इसका भले ही अर्थशास्त्र, लेकिन पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। एक बार सवाल आया कि इसमें चैप्टर कितने, तो इसमें 15 चैप्टर है, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर है जी? इसमें 15 चैप्टर है। इसका मेन्यू स्क्रिप्ट जो अभी कहाँ रखा हुआ है, तो अभी ये मैसूर में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? मैसूर में रखा हुआ है। इसके मेन्यू स्क्रिप्ट को डिस्कवर किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट नाम, आर शर्मा। आर शर्मा शास्त्री। क्या नाम है जी? आर शर्मा शास्त्री, आर शर्मा शास्त्री, ठीक है। तो स्टेट क्राफ्ट की बुक है, स्टेट क्राफ्ट की बुक है, आर शर्मा शास्त्री जी ने डिस्कवर किया था। 15 चैप्टर है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। बाकी चाणक्य ने लिखा, ये लिखा, वो लिखा, सबको पता है। चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा दोबारा वीडियो को अगर आप मिस कर रहे हैं तो, और इसे कहीं लिख लीजिएगा या याद कर लीजिए डायरेक्ट। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए क्या है कि तक्षशिला वॉज अ गेट वे टू नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, जिन्होंने 68 69 का एग्जाम दिया होगा वहाँ पे एक ऐसे ही क्वेश्चन गेट वे वाला आया था, है ना, मिडाइवल इंडिया से, अकबर के काल के समय का। तो आपको पूछेगा कि मौर्यन काल में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट समझ रहे हैं ना, मतलब आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट था? तो आपको पता है कि तक्षशिला था। तो यहाँ पे देखिए भैया, तक्षशिला के बारे में दिया हुआ। तक्षशिला वॉज अ गेट वे टू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया था तो आज का ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और उज्जैन के बारे में भी एक बात दिया हुआ है। उज्जैन के बारे में क्या दिया है जी? देखिए, उज्जैन के बारे में क्या दिया हुआ है। उज्जैन कहाँ लाई करता था? ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मतलब अगर आप देखना चाहें, मैं थोड़ा सा खाली स्पेस लेकर के आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये इंडिया का मैप है, अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे तक्षशिला है, यहाँ पे क्या है? तक्षशिला है, ठीक है ना। और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट से। और उज्जैन कहीं मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। ये नॉर्थ और साउथ को, ये उज्जैन है, समझ गए। इस चैप्टर में क्या है कि फैक्चुअल ज़्यादा दिया नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट बताने का प्रयास करूँगा। आप एक बार मैप से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो उज्जैन का ऐसे, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें? तो उज्जैन आपका नॉर्थ से साउथ में लाई करता था। और ये देखिए, अब क्या है कि आपको पता है अशोक ने बहुत से इंस्क्रिप्शन लगाए थे। ये आपको देखिए, मैं बेसिक तो आपको पता ही है। तो आपको 2 इंस्क्रिप्शन, बहुत से इंस्क्रिप्शन है, आप याद कर सकते हैं तो करिए। 2 मैंने यहाँ मार्क किए हैं, इसको ज़रूर याद रखिए। कंधार और लंपाक ये आज के अफ़गानिस्तान में पड़ते हैं, बस। कंधार तो फेमस जगह आप जानते होंगे अफ़गानिस्तान में है, लंपाका भी अफ़गानिस्तान में है। शहबाजगढ़ी, मनसेरा ये भी देखिए भारत के बाउंड्री के बाहर है। तो भारत के अंदर तो बहुत से हैं, ठीक है। तो कम से कम भारत के बाउंड्री के बाहर वाला याद कर ले। तो आज के अफ़गानिस्तान में कंधार और लंपाक है।
और पाकिस्तान में मनसेरा, सहवाजगढ़ी, तकसीला है। खास बात यह है कि अशोक के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी में लिखे हैं, है ना, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो क्या है आपके, वो खरोष्टी में है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो है आपका मनसेरा, सहवाजगढ़ी, तकसीला, ये सब खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। ये सब जो है, ये वाला इलाका, इसके इंस्क्रिप्शन जो वो खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी, ठीक है। और लंपाक और कंधार वाले जो हैं ये आपके ग्रीक अरेमिक, ग्रीक अरेमिक, ठीक है। खरोष्टी और ये ग्रीक अरेमिक, ध्यान रखेंगे, 2 बार सुन लेंगे वीडियो को, छोटा वीडियो रहता है, ज़्यादा बड़ा मैं खींचता नहीं हूँ बिना मतलब का, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है जी, अब क्या है कि कहा कि एम्पायर को रूल कैसे किया जाता था, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात है। अब यहाँ देखिए मात्र एक लाइन दिया है कि एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज रूल डायरेक्ट अंडर द एम्पेरर, मतलब पाटलिपुत्रा उनका कैपिटल था और वो डायरेक्ट रूलर के अंदर में था। तो सर क्या और कोई कैपिटल वगैरह थे? बिल्कुल थे। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पाटलिपुत्रा तो आपने समझ लिया कि ये तो आपका रूलर के अंदर में था, ठीक है। ये देखिए एक मिनट, कंट्रोल ऑफ द एम्पेरर। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस मेंट दैट द ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन एरिया। मतलब पाटलिपुत्रा, पटना के इलाका को तो डायरेक्ट राजा करते थे, मगर देर वर एरियाज और प्रोविंस, और क्या था जी यहाँ पे, कुछ एरिया वगैरह थे, कुछ प्रोविंशियल एरिया थे, है ना, कुछ प्रोविंसेस वगैरह थे। अब जो सवाल आता है ना वो इतना से नहीं आता है, यहाँ पे एनसीईआरटी इतना सवाल नहीं आता है। एनसीईआरटी ने केवल 2 जगहों का जिक्र किया कि कौन से प्रोविंशियल कैपिटल थे, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी। मैं इसलिए आज इतना ज़्यादा पेन का उपयोग कर रहा हूँ, पिछले वीडियोस में आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे काम की बात है। प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला और उज्जैनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके इस्तेमाल होते थे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। अगर कुछ खाली मुझे जगह मिल जाए, हाँ चलिए यहाँ मैं दिखाता हूँ। अब देखिए क्या है ना, अब आप ये समझिए, एक तो ये भारत का मैप हुआ मान लीजिए, तो एक तो दिखाया गया कि भैया यहाँ से पाटलिपुत्रा से कैपिटल है, ये क्या है, पटना, है ना, पाटलिपुत्रा, ठीक है। लेकिन क्या प्रोविंशियल कैपिटल्स और थे? बिल्कुल थे सर। कौन कौन से? तो एक प्रोविंशियल कैपिटल जिसको अब मैं यहाँ पे, आप समझ गए कि पटना से कंट्रोल होता था। अब देखिए, अब इसके 4 प्रोविंशियल कैपिटल और थे। आपको इस तरह से याद रखना, मैप में आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये हो गया कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ जो होता था ना, नॉर्थ आपका एडमिनिस्ट्रेट होता था तक्षशिला से, ठीक है, वहाँ पे दिया एनसीईआरटी में। वेस्ट होता था उज्जैन से, याद रखिएगा ये सवाल पूछे हुए हैं, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ इसे। एस साउथ होता था सुवर्णागिरी से, सुवर्णागिरी, रुकिए एक मिनट, अच्छे से लिख दूँ मैं, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी से। और ईस्ट होता था आपके, ईस्ट होता था तोसाली से। ईस्ट किससे होता था जी? तोसाली, TOSALI, किससे होता था? तोसाली, ठीक है, तोशाली। तो ये चारों आप याद रखिएगा, ये प्रोविंशियल कैपिटल थे, और सेंट्रली तो एडमिनिस्टर होता ही था आपके पाटलिपुत्रा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट आप समझते हैं, अब पढ़ लीजिएगा, बॉक्स तो सारे इंपॉर्टेंट होता है, मैं 1 सेकंड यहाँ पे रोकता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए क्या दिया, मेगास्थनीज के बारे में दिया। आपको पता है मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। मतलब ये ग्रीक एम्बेसडर था। क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त वाज रोमन एम्बेसडर, टर्किश एम्बेसडर, तो ये ग्रीक एम्बेसडर था, जो जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अर्थात अशोक के दादाजी के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज का डिस्क्रिप्शन है, आप ये पढ़ना चाहे तो पढ़ लेते हैं। इसमें जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट दिया वो ये दिया है कि पाटलिपुत्रा में 570 टावर थे और 64 गेट थे। ये सीधा स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। 570 टावर, इसका लाइन याद कर लेंगे, नंबर याद कर लेंगे। कितने टावर थे? 570, और गेट कितने थे? 64। और किंग पैलेस वॉज मेड अप ऑफ वुड, मतलब प्रिंसिपल मटेरियल ऑफ मौर्यन पैलेस क्या था? वुड का बना हुआ था, ईंटे की नहीं, वुड की बनी हुई थी, याद रखेंगे।
और भी बहुत सी बातें हैं मेगास्थनीज के बारे में, मगर वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। एक छोटा सा बात डिस्कस करूँगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 कास्ट में बांटा, जबकि हमारे यहाँ 4 वर्ण है, उसने 7 कास्ट में बांटा। और उसने कहा कि स्लेवरी नहीं है, जबकि पिछले क्लासेस में हमने देखा कि दास और दस्यु होते थे, स्लेव्स होते थे। तो मेगास्थनीज ने भारतीय सोसाइटी का गलत आकलन किया। कहा जाता है कि क्यों गलत आकलन किया, इसलिए किया क्योंकि भारत आने से पहले वो कहाँ था, इजिप्ट में था, और इजिप्शियन सोसाइटी के आधार पर उसने आकलन किया। कहाँ के आधार पर आकलन किया, इजिप्शियन सोसाइटी के आधार पर आकलन किया, इसलिए गलत आकलन किया। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। अब चलिए हम लोग देखते हैं अशोका और कलिंगा वॉर के बारे में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ये सवाल आए हुए हैं सीधा सीधा एनसीईआरटी सूट के, कि कलिंगा वॉर अशोका के कितनावें साल में हुआ था। और देखिए दुनिया भर के जहान के लोग बात पढ़ाते हैं, और यहाँ पे सीधा सीधा दिया है कि 8वें साल में हुआ था। कब हुआ था जी, 8वें साल में हुआ था। कब हुआ था, 8वें साल में हुआ था, ठीक है ना। मतलब अगर अशोक जब भी बैठा गद्दी पे, उसके 8वें साल में उसने कलिंग का युद्ध कर दिया। चलिए, और कलिंग के युद्ध के बाद ही उसने क्या किया था, धम्म घोष की नीति अपनाई थी। भेरी घोष की नीति छोड़ करके धम्म घोष। भेरी घोष में तो होता है युद्ध की नीति, युद्ध के पहले जो भेड़ी बजती है, भेरी, तो वो नहीं, अब उसने बोला कि मैं धम्म के माध्यम से लोगों को जीतूंगा। और धम्म कैसा वर्ड है, क्या धम्म एक संस्कृत वर्ड है, देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ दिया है, ये एग्जाम में आ सकता है। धम्म क्या प्राकृत वर्ड है, पाली वर्ड है, तो धम्मा इज अ प्राकृत वर्ड। अब ये देखिए पाली अगर ऑप्शन में आ गया ना कि प्राकृत है पाली, ये पक्का आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गारंटी वाली बात है। चलिए अब देखते हैं अशोक का धम्म क्या है। तो अशोक का धम्म आपका कुछ नहीं है जी, अशोक का धम्म बुद्धिज्म से प्रभावित है। और ये क्या, ही फेल्ट दैट जस्ट एज द फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। अब एग्जाम में ऐसे नहीं आता, एग्जाम में इसका एक टेक्निकल टर्म आता है, इंटेलेक्चुअल टर्म जिसका है वो है पैटर्नल डिस्पोटिज्म। पैटर्नल मतलब गार्जियन, फादर के समान, डिस्पोटिज्म और फिर भी डिस्पोटिक रूल। तो ये आपको क्या है कि मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में सवाल आएंगे, अच्छे जगह सवाल आएंगे। तो ये है कि अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ पैटर्नल डिस्पोटिज्म, या हिज धम्मा वाज बेसिकली पैटर्नल डिस्पोटिज्म। बिल्कुल वही है, फादर का भी फिगर है मगर डिस्पोट भी है और निरंकुश शासक भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो और धम्म की नीति को फैलाने के लिए उसने किस लोगों का ये किया, तो धम्म महामंत्रास है ना, धम्म महामत्तास। चलिए याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या धम्म की नीति केवल भारत तक उसने फैलाया, नहीं, तो आप तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सुनते ही होंगे कि अपने बेटे और पुत्री को श्रीलंका भेजा, महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को। इसके अलावा सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस में भी उसने अपने धम्म की नीति को फैलाया। मतलब कहीं ना कहीं धम्म की नीति को पूरे दुनिया में उस वक्त फैलाने का जो भी उसके करीब में थे उसे प्रयास किया उसने, भारत से बाहर भी। अब क्या है जी, धम्म में बेसिकली क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस है। अशोका को कहा जाता है कि अशोका ने बुद्धिज़्म अपनाया और वो बुद्धिज़्म फैला रहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट गलत। बुद्धिज़्म का उसने प्रचार किया, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बुद्धिज़्म का प्रचार किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बाइगॉट था, है ना, ही वॉज नॉट अ बाइगॉट, ओके। ही, ये गलत मैंने कहा कि ही प्रोपोगेटेड बुद्धिज़्म बाय सेंडिंग हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका, नो डाउट अबाउट इट, बट ही वॉज नॉट अ रिलीजियस बाइगॉट, ओके। आप ये पढ़िए, इसने कहा कि ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, इफ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट हार्म टू वंस ओन रिलीजन। मतलब रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है अशोक का, टॉलरेंस। तो डिस्पोटिक तो है, पैटर्नल डिस्पोटिज्म है, मगर टॉलरेंट भी है। अब देखिए ये तो छोटी सी बात है। तो आज का चैप्टर बहुत छोटा सा था, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं थे, लेकिन मैंने उसके आसपास से फैक्ट निकालने का प्रयास किया और आपको कुछ टर्म्स देने का प्रयास किया, कुछ बातें आप तक रखी। आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और अगल मेरा कल मैं एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, और अब ये रोज़ वीडियो आएगा बिना रुके। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये वाला आप ज़रूर एक बार देख लें। अगला वीडियो कल आपके साथ मैं अगले चैप्टर के साथ ज़रूर जुड़ूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।